नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। दिग्विजय सिंह जब भी कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसके मायने भी सामने आते हैं। उनकी एक ऐसी ही पोस्ट जो बीजेपी और आरएसएस की तारीफ में लिखी गई, ये क्या अपने नेताओं को नसीहत है या फिर गांधी परिवार पर निशाना? हमारी एक रिपोर्ट देखिए और इस बात को समझिए। इसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के कब स्वर बदल जाए ये किसी को नहीं पता रहता। उनके निशाने पर हमेशा बीजेपी और संघ रहता है, लेकिन दिग्विजय सिंह के स्वर इन दिनों बदले बदले दिख रहे हैं। कभी वह कांग्रेस में सुधार की वकालत करते हैं तो कभी बीजेपी और आरएसएस की तारीफ करते हैं। अब उनकी एक नई सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस की तारीफ की है। उन्होंने संगठन की शक्ति के बहाने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे आरएसएस और बीजेपी में एक जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता उच्च पदों तक पहुंचाया जाता है। उन्होंने अपने बयान के आखिर में जय सिया राम भी लिखा। मुझे यह फोटो मिला है, बहुत ही प्रभावशाली है। किस तरह आरएसएस का जमीनी स्वयं सेवक और जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने 19 दिसंबर को भी एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नसीहत देने का प्रयास किया था। बीजेपी सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने अच्छी बात की है। बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है और यही कार्यकर्ता प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। अगर ऐसा किया है, मैं तो सुना नहीं हूँ, तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने बता दिया कि हमारा जो पार्टी है ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं के आधार पे हमारा संगठन काम कर रहा है और इस पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। एक छोटा सा कार्यकर्ता अभी आप देखे होंगे जिसका कहीं पर नाम नहीं आ रहा था, वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये भारतीय जनता पार्टी है। दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट को लेकर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैंने संगठन की जरूर तारीफ की, लेकिन मैं बीजेपी और संघ की विचारधारा का विरोधी हूं और आगे भी रहूंगा। मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। अब सवाल यही है कि दिग्विजय सिंह का आखिरकार निशाना किस पर था? क्या प्रदेश कांग्रेस और हाईकमान से उनकी नाराजगी चल रही है या फिर गांधी परिवार को लेकर उन्होंने फिर सवाल खड़े किए हैं? भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए, ये बात अब उतनी क्लियर है नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक बहुत बड़े नेता हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं बल्कि इस प्रदेश के भी। और ये बात चाहे पत्रकार बिरादरी हो, सियासी जगत हो, बहुत अच्छे से जानती है। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में कांग्रेस में महासचिव रहे, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, बोलते लिखते हैं तो चर्चा होती है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करते, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं, गौरव चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। सागर कसेरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। गौरव जी, पहला सवाल आपसे। दिग्विजय सिंह, मैं महिमा मंडन करने के लिए नहीं कह रहा, अगर हम दिग्विजय सिंह के एक बायोडेटा को देखें तो बहुत बड़ा बायोडेटा है, लेकिन ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह को कई बार कांग्रेस वैसे तो बहुत कुछ उनके बारे में नहीं बोलती है, लेकिन कई बार कैजुअल भी ले लेती है। दिग्विजय सिंह आरएसएस को लेकर ये जो उनका पोस्ट आया, हालांकि उन्होंने क्लियर किया कि भाई वो अभी भी जो आरएसएस की मुखालफत पहले भी करते थे, अभी भी करते रहेंगे। क्या मायने निकाले जाएं? दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, चाहे संघ को निशाने पर लेते रहे हो, भाजपा को निशाने पर लेते रहे हो, या मुस्लिम कट्टरवाद के साथ खड़े रहे हो। कट्टरवाद के साथ नहीं खड़ते, मुस्लिम सपोर्ट में खड़े रहे हो, कट्टरवाद का साथ नहीं देते हैं। वो हिंदू कट्टरवाद के विरुद्ध भी है और मुस्लिम कट्टरवाद के भी विरुद्ध है। दूसरी बात, बहुत चंद राजनेता भारतीय राजनीति में ऐसे हुए हैं जो जिनकी कार्यशैली एक अलग तरह की रही। जैसे एक अर्जुन सिंह जी को मैं मानता हूं और जो दिग्विजय सिंह जी के गुरु भी कहे जाते हैं,
अर्जुन सिंह जी के जो बयान आते थे उनके दो अर्थ हुआ करते थे, उसका पॉजिटिव भी आप निकाल सकते थे और नेगेटिव भी निकाल सकते थे। दिग्विजय सिंह का यह बयान बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है जो उन्होंने कहा है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा और संघ जिस तरीके से कैडर बेस और अनुशासित संगठन है, इस बात की तारीफ तो हर कोई करता हो, चाहे आप हो, मैं हूं या दिग्विजय सिंह हो। अब दिग्विजय सिंह ने भी की तो बड़ी बात है, क्योंकि दिग्विजय सिंह हमेशा आरएसएस को और संघ भाजपा को निशाने पर लेते रहे। तो ये जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, जिन परिस्थितियों में कांग्रेस कमजोर हो रही है, जिस दिशा में कांग्रेस खुद काम करने जा रही है, संगठन सृजन के माध्यम से निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं का एक स्ट्रक्चर तैयार करने की जो बात कर रही है, ऐसे समय में अगर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं तो इसे अनुचित नहीं लेना चाहिए। तारीफ करना एक अलग बात है। पर गौरव जी, एक बात ये भी है, 2018 में दिग्विजय सिंह जब नर्मदा यात्रा निकाल रहे थे, गलत तरीके से नहीं, 2018 में जब नर्मदा यात्रा निकाल रहे थे, बहुत लोग कह रहे थे कि दिग्विजय कांग्रेस के जो बचे बचाए वोट बैंक को भी खा जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि दिग्विजय सिंह ने उन क्षेत्रों में कांग्रेस को जीत दर्ज करवा दी जहां बीजेपी जीत रही थी। तो दिग्विजय सिंह को प्रमोट करने से पीछे क्यों हटती है कांग्रेस? एक बड़ा मुकाम वाला व्यक्ति, आपको तो फ्रंट फुट पे इनको लीड करवाना चाहिए। जी गौरव जी, जी गौरव जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, मुझे थोड़ा सा शायद ऑडियो गौरव जी तक नहीं पहुंच पा रहा है। बहरहाल सागर कसेरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सागर जी, आपको तो भाई तारीफ करनी चाहिए कि वो संघ की और आपकी बीजेपी की विचारधारा, जो कह रहे हैं भाई जमीन पर बैठने वाला व्यक्ति भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है, ये सिर्फ आरएसएस और बीजेपी में संभव है। यानी अब जो आप लोग कह रहे थे वो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। आप जिनके विरोध कर करके 2003 में आप लोग सत्ता में आते हो, दिग्विजय काल को याद दिलाते हैं कि भाई उस समय सड़कें ऐसी थी, बिजली ये था वो था, और आपको भरपूर मध्य प्रदेश की जनता ने, पूरे देश ने देखा, आप लोग रिकॉर्ड बना चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो वही दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भाई आरएसएस और बीजेपी में ही ऐसा हो सकता है। यानी अब तो तारीफ करना चाहिए इस बात पे, है? ये संगठन की ये सच्चाई है, और इस सच्चाई पर दिग्विजय जी के प्रमाण पत्र की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। माननीय दिग्विजय सिंह जी कल भी घंटाधार थे, आज भी घंटा, वो बिल्कुल बदलने वाले नहीं है। लेकिन आज का जो विमर्श है वो इस सच्चाई पर है कि कभी भी राजनीति में कभी कभी दबाव इतना बढ़ जाता है कि सच जो है जुबान पर आ ही जाता है। तो वही दिग्विजय सिंह जी, जिनका पूरा राजनीतिक जीवन बीजेपी आरएसएस के विरोध में बीता है, वो आज खुले मंच से ये सच स्वीकार कर रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी में ही एक जमीनी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। जो फोटो जो दिग्विजय जी ने डाला है, जो भी आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, ये एक बात की सच्चाई है कि माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के नीचे बैठा एक साधारण सा युवा कार्यकर्ता आज देश का प्रधानमंत्री बना, तो वो सिर्फ अपनी उस विचारधारा के बल पर, अपनी कार्यशैली के दम पर, अपने आप को अपग्रेड कर राष्ट्र सेवा में समर्पित करने की क्षमता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में ही इस प्रकार का जो है वो संभव है कि एक जमीनी कार्यकर्ता, चाहे बेचते बेचते जिसका जीवन शुरू हुआ हो, एक साधारण पृष्ठभूमि से जो अपने जीवन में आया हो, जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि कहीं से कहीं तक न हो, वो भारत की प्रधानमंत्री पद तक पहुंचता है और भारत का प्रधान सेवक बनता है। तो ये अपने आप में गर्व करने की बात है, और आज ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस स्वीकार कर रही है। और ये जो दिग्विजय जी का ट्वीट या एक्स जिस पर हम विमर्श कर रहे हैं, ये उन्होंने अपनी पोस्ट में अंत में जय सिया राम लिख करके भी कांग्रेस और कांग्रेस की पार्टी को कहीं ना कहीं निशाना बनाने का एक प्रयास किया है। अभी आप देखें, हाल ही में सीडब्ल्यूसी की बैठक भी चल रही है, कल ही वो उनका पहला सत्र था। तो जब सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये कल्चर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, वो दबाव बनाना चाहते हैं
उन्होंने एक दिन भी चुना, क्योंकि वे जानते हैं बहुत अच्छे से कि शायद मध्य प्रदेश में जो अभी उनकी राज्यसभा की सीट है शायद उनको दोबारा नहीं मिलेगी। और इस बात को वो समझ करके उन्हें पता है कि अब कांग्रेस मेरा कुछ बिगाड़ सकती नहीं है, इसलिए उनके राजशाही तंत्र के सिंहासन पर आसीन नकली गांधी परिवार को वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए, आप अपने संगठन में यदि सृजन की जगह विसर्जन की नीति अपनाएंगे तो आपका संगठन कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। और ये बात जग जाहिर है कि अगर आज कहीं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की बात आती है तो प्रधानमंत्री गांधी परिवार से ही होना है, तो ये तो जग जाहिर है। और आप देख लीजिए, कांग्रेस के संगठन में उनके अध्यक्ष की पदों में भी ये बात दिखाई देती है। अभी खड़गे साहब से पूछा गया तो एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे हाई कमान से पूछना होगा, ये बात हाई कमान बताएगी। तो खड़गे साहब का भी हाई कमान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे नितिन गडकरी जी हो, चाहे आज अभी हाल ही में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन जी हो, ये सब के सब हमारे लिए हाई कमांड का रोल प्ले करते हैं। हमारी हाई कमांड राष्ट्रीय अध्यक्ष से होकर जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक सुशासन से, एक आंतरिक लोकतंत्र से चलने वाली पार्टी है और इसी का जिक्र जो है वो बेसिकली अपनी पोस्ट में करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो बताना चाहते हैं कि आपने संगठन को विसर्जन की कगार पर लेकर आप जाते। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनका संगठन विसर्जन की कगार पर है, लेकिन बहरहाल वो आपके संगठन और आरएसएस दोनों की तारीफ कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यश भारती जी भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। स्वागत है यश जी का इस चर्चा में। अब यश जी, ये मसला दिग्विजय सिंह जी जिस प्रकार से वो फोटो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लाल कृष्ण आडवाणी पीछे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी आगे दरी पर बैठे हुए हैं। वो बताते हैं कि भाई यह बीजेपी और आरएसएस संगठन में संभव है कि दरी पर बैठा व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आगे लिखते हैं जय सिया राम। तो क्या आपको भी लगता है कि आरएसएस और बीजेपी में ही यह संभव है कि दरी पर बैठने वाला व्यक्ति भी, दरी उठाने वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री, एक स्टेट का कई वर्ष तक मुख्यमंत्री रह सकता है? विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक कटाक्ष किया है कि जिस दरी पे वो बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, जिस दरी लाल कृष्ण आडवाणी जी के नीचे बिछी है, वो दरी खींचने का काम अगर कहीं कुछ कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में हो सकता है कि गुरु को पटक दिया और चेला उस पर सवार हो गया है। तो ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा आरएसएस की आलोचना की है और आलोचना वास्तविक तथ्यों के आधार पे की है कि लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ, देश का सबसे बड़ा एनजीओ, लेकिन कैसा एनजीओ जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको एनजीओ की हम बात कैसे कह सकते हैं? तो ये बात भी दिग्विजय सिंह जी ने कही है। और आरएसएस से ही संबंधित संगठन बजरंग दल, जो विश्व हिंदू परिषद, जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगा तो एक और संगठन बनाया गया विश्व हिंदू परिषद, और उसकी युवा इकाई बजरंग दल, जिसको हुड़दंगी बहुत ज्यादा बोला जाता है पूरे देश भर में, उस हुड़दंगी संगठन पे भी पाबंदी लगाने की बात दिग्विजय सिंह जी ने कही थी जब सिमी संगठन पे आतंकवादी घटना या असामाजिक घटनाओं को लेकर के प्रतिबंध लगाने की बात की थी। तो दिग्विजय सिंह जी तो समय समय इनकी कार्यगुजारी पे प्रतिबंध लगाने की, इनको अंकुश लगाने की बात कहते रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग खुश हो रहे हैं कि उन्होंने ये बात जो कह दी है, तो ठीक है, खुश होते रहनिए, खुद को बहलाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन मुझे जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि दरी में बैठ करके दरी खींचने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठन की पार्टी नहीं, मोदी और अमित शाह की पार्टी है। जो फैसले मोदी और अमित शाह लेते हैं वही होते हैं। वो संगठन भारतीय जनता पार्टी का बचा रही, जो देखने को स्पष्ट मिलता है। अगर संगठन की बातें पर ये तो कहते हैं कि ना नरेंद्र मोदी के पिताजी राजनीति में थे, ना अमित शाह के पिताजी राजनीति में थे, ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिताजी राजनीति में थे, मतलब उस पार्टी में जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये कहते हैं कि साहब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उस पद तक पहुँच सकता है, यहाँ पर परिवार आड़े नहीं आता, यहाँ पर बस व्यक्ति होना चाहिए और संगठन, और वो उसको एग्जाम्पल देकर प्रूफ करवाते हैं जब सवाल पूछा जाता है। तो विवेक भाई, अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, मैं केवल मध्य प्रदेश का उदाहरण दे दूं
तो भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री रहे हैं या आरएसएस विचारधारा के जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पुत्रवधू या परिवार के लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री, विधायक, सांसद नहीं है। चाहे वो कुछ एक जितने नाम भी लोग अगर आप बताना कैलाश चाहें जोशी, तो? कैलाश जोशी जी, सकलेचा जी, सुंदरलाल पटवा जी, बाबूलाल गौड़ साहब, इनका शिवराज मतलब सिंह जी के परिवार है ना? बेटे राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं, मोहन यादव जी, ये परिवार। दूसरा, सिंधिया पूरा कुटुंब, सिंधिया जी, ज्योतिराज सिंधिया जी की जो दादी थी राजमाता सिंधिया, उनकी दोनों पुत्रियां भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रही, एक मुख्यमंत्री रही, एक मंत्री रही, सांसद रही, विधायक रही। आज उनके नाती जो है ज्योतिराज सिंधिया, वो भी मंत्री बने हुए हैं। तो परिवारवाद, वंशवाद भारतीय जनता पार्टी में कोई अलग थोड़ी है। सवाल है सागर जी, ये बात तो है कि आप कहेंगे कि एक घर एक पद, लेकिन वो जो दूसरा पद है वो भी घर से ही लेकर आ रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में 2 से 3 ऐसे मंत्री हो गए, विधायक की संख्या हम 5 से 10 तक देख लेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी वो भी परिवार से आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम अदर स्टेट जाएं तो वहां पर भी हाल है। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की, उनके पुत्र सांसद होते हैं, रक्षा मंत्री के बेटे विधायक हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कहते हैं कि भाई भतीजावाद नहीं है, फिर ये क्या है? इसको क्या कुछ अलग नाम से आप लोग प्रतिबिंबित करेंगे? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो आप इस बात को स्पष्टता से देख सकते हैं, खुली आंखों से यह अंतर देखा जा सकता है। बताइए। कि भारतीय जनता पार्टी में जो परिवारवाद है वो एक व्यक्ति अपनी जीवन में तन समर्पित, मन समर्पित और ये सारा जीवन समर्पित की दृष्टि भाव से, राष्ट्र प्रथम की भावना से जब संगठन कार्य की सेवा करता है, तब जाकर के वो उन जगह पहुंचता है। एक परिवार सेवा कर लिया, मान लीजिए कि सागर जी सेवा करके, राजनीति में सागर जी सेवा करके सांसद बन गए। अब सागर जी ने सेवा की है ना, तो सागर जी को सांसद बनना चाहिए। मैं उत्तर दे रहा हूं आपको, मैं इसी बात का उत्तर दे रहा हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में आता है कि आप देखिए, हमारे अध्यक्षों के कार्यकाल देख लीजिए, अध्यक्षों के नाम देख लीजिए, और प्रधानमंत्री स्वयं मोदी जी को देख लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह जी को देख लीजिए। लेकिन कांग्रेस में आज भी पता है कि अगर प्रधानमंत्री, हालांकि बनना नहीं है, दिवा स्वप्न है, बनेगा तो कहां से आएगा। अखिलेश जी की पार्टी में आज भी पता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो कहां से आएगा। तो ये बहुत ही नहीं, उनका तो क्लियर है, उनका तो क्लियर है। समाजवादी पार्टी में अगर हम जनप्रतिनिधि देखें तो वो यादव परिवार से 50% से ज्यादा लोग होंगे, ठीक है, वो तो एक ट्री हमने देखा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो शुचिता की बात करती है ना। दही पर बैठने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उम्मीदें भी तो बढ़ती हैं। तो इसीलिए दरी पर बैठने वाला व्यक्ति आज प्रधानमंत्री है, यही अपने आप में एक आंतरिक लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत व्याख्या है। और इसी बात में विवेक जी मेरे सवाल का अगर गणित की भाषा में बात करें तो गणित में आप लोग अभी आगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रेशो इस मामले में कम है अन्य पार्टियों से, ठीक है। नीति जो है बेसिकली कांग्रेस और आपकी पार्टियों में होती है। चलिए, यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। यश भारती जी, कचेरा जी तो कह रहे हैं कि सपा में सब कुछ पहले से तय रहता है, बाद में सिर्फ दिखता है। ये आपकी पार्टियों का तंत्र है, भाजपा का। इनको शांत तो कराइए, ठीक है, बोलिए। देखिए, ये परिवारवाद का विरोध करते हैं, वंशवाद का विरोध करते हैं। मैंने केवल मध्य प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री रहे उनके परिवार के नाम गिना दिए, और इनका मंत्रिमंडल देख लीजिए। कैलाश जोशी के बेटे, कैलाश सारंग जी के बेटे विश्वास सारंग, और भी लंबी श्रृंखला निकल आएगी अगर मैं सबका परिवारवाद जोड़ूंगा। केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। अगर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की कुर्सी की बातें करूंगा तो फिर मुझे लगता है कि एक आध दो ही लोग बचेंगे जो परिवारवाद और वंशवाद से ना आते हों। पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद और वंशवाद से लगी और विरोध करती है परिवारवाद और वंशवाद। अरे भैया, शांति शांति शांति, अरे शांति, जवाब दिया कीजिए, जवाब दीजिए, अरे जवाब दिया कीजिए, घबराया मत कीजिए, डरा मत कीजिए, घबराया मत कीजिए, डरा मत कीजिए। क्या सवालों के जवाब से अगर आपके पास जवाब नहीं है तो डर क्यों रहे, घबरा क्यों रहे?
ये जो हटाइए आपका हटाइए चरित्र हटाइए चेहरा कैलाश है, सारंग जी ये के बेटे दोहरा विश्वास सारंग को, चरित्र, दोहरा चेहरा हटाइए दिखाई सुचेता देता जी है के बेटे कि को, आपको तो आज हटाइए भी पता सुंदरलाल है पटवा जी के कि बेटे अगर को। कोई मुख्यमंत्री का इतना दावेदार है डर तो वो क्यों गए अखिलेश आप? जी इतना होंगे, डर क्यों गए? वो कोई और हो ही ये नहीं कैसा सकता। संगठन, तो इस ये बात कैसा पर जब आप संगठन बहस जो करते हैं तो परिवारवाद और नैतिक वंशवाद के अधिकार विरोध की नींव पर आपको, खड़ा हो हमारे यहाँ और तो परिवारवाद और ऊपर वंशवाद से को आगे नीचे बढ़ाता तक हो? जब एक व्यक्ति ये कैसा अपने संगठन चाहे हुआ? किसी भी परिवार से आता ये हो कैसा तो संगठन एक हुआ भाई? एक विधायक, एक राष्ट्रीय साधारण अध्यक्ष आप विधायक परिवारवाद से आज बना मोहन दोगे? यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में बैठे विवेक हैं। भाई, मेरे समय आपके पे इनसे उत्तर प्रदेश बुलवा के रहे अंदर हैं, योगी मेरे समय पे आदित्यनाथ इनसे एक बुलवा साधारण रहे हैं, अपने पृष्ठभूमि समय से पे भी आकर नहीं बोल मुख्यमंत्री पाए। के रूप में बैठे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी साधारण पृष्ठभूमि से आकर प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एक उदाहरण दे दीजिए कि अखिलेश यादव जी के अलावा आपकी पार्टी में और कौन है जिसको आप मुख्यमंत्री बनाएंगे? कह के देखिए जरा, कह के विवेक भाई, देखिए। विवेक भाई जी बोलिए। अब ये सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं सुन पा रहे, मैं तो जवाब ही दे रहा था। बोलिए बोलिए। देखिए परिवारवाद वंशवाद की तो मैंने श्रृंखला बता दी। दीजिए ना जवाब। अब भ्रष्टाचारियों को दीजिए जवाब देखिए। कि आप अपने अरे वंशवाद भाई, में अरे ऐसे शांत हो कसेरा जाओ जी, यार, किसको कसेरा जी शांत हो जवाब जाओ। सुन दीजिए लेते हैं। जवाब। क्यों जवाब इतना सुन लेते डरते हो अपनी पोल खुलने से? चलिए जवाब सुन लेते हैं, बोलिए। आप भ्रष्टाचार की पोल देख लीजिए। सुंदरलाल पटवा जी के भतीजे सुरेंद्र पटवा जी भ्रष्टाचार के लोन लिया किसी और नाम से, उसका उपयोग किया किसी और नाम से, उसे इन्होंने उस समय ये मंत्री भी बने हुए थे और आप विधायक भी है इस समय। तमाम वारंट लेके पुलिस लेके जाती है तो उसको लताड़ के भगा देते हैं। तब न्यायालय ने यह बात कही कि क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करती जो बैंक से फर्जी लोन लेकर के रखते हैं। तो ये इनकी भ्रष्टाचार की पोल खुलता है। ऐसे तमाम लोग हैं। कुछ कटनी के विधायक संजय पाठक पे 450 करोड़ की पेनल्टी इन्होंने लगा रखी है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक हैं, कल को मंत्री भी बन सकते हैं। तो तमाम भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करना, परिवारवाद वंशवाद का विरोध करना और उनको संरक्षित करना, ये इनका दोहरा चरैया है, दोहरा रवैया, दोहरा चेहरे हैं। जैसे इनके एक नेता हुआ करते थे जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते थे, वो कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी तो मुखौटा हैं। इनके यहाँ नेताओं को मुखौटा बोला जाता है और मेन काम आरएसएस करता है। लेकिन यहाँ भी ये दोहरा रवैया, ये झूठ बोलते हैं। आरएसएस आप कह रहे मुखौटा है, इसी पर कसेरा जी 20 सेकंड है, चर्चा खत्म करेंगे। कसेरा जी बोलिए 20 सेकंड। देखिए आज माननीय भारती जी ऐसी मरी हुई पार्टी में सांसें भरने का प्रयास कर रहे हैं जिससे इन दोनों की सांसें खत्म होने वाली हैं। अभी यूपी का भी चुनाव नजदीक है, आप कितनी सीटें कांग्रेस को बांटेंगे जरा अपने संगठन में पूछकर बताइएगा। आज सवाल कांग्रेस के भीतर जब दबाव इतना बढ़ चुका है तब इनसे दबाव को छुपाया नहीं जा रहा। चलिए चर्चा का समय समय समाप्त होता है। मुझे लगता है हमारे सभी मेहमान अपना अपना पक्ष रख चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये जो पोस्ट है और उसके बाद जो दिग्विजय सिंह का जो बयान है वो भी आपके सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं बात में दम तो है कि दरी पर बैठने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। यह है संगठन की शक्ति। तो दिग्विजय जी की बात सुन रहे कांग्रेस संगठन, देखिए तस्वीर से संगठन की शक्ति कहां से आ रही है और समझ लीजिए। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।